नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी 2015 के एनवायरनमेंट विषय की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावन यानी फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ एक हिरन पाया जाता है शंघाई, और ये मणिपुर में स्थित है, और ये पूर्वोत्तर की एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, जिस पर ये पार्क तैर रहा है। कौन सी झील है? लोकटक झील है। ठीक है, और ये रामसर साइट में भी थी, और अभी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर बी है। और अगर हम बात करें भीतरकनिका नेशनल पार्क की, तो ये उड़ीसा में स्थित है, और केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि नाइट्रोजनी यौगीकरण सूक्ष्म जीवों यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुर उद्भवन यानी प्रोलिफरेंस का हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, और तीसरा कह रहा है कि भौमजल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। नीचे दिए गए प्रश्न का मतलब प्रयोग कर सही उत्तर तक चुनिए। ठीक है, तो पहला विकल्प कह रहा है कि अगर हम हद से ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, अनुपयुक्त मतलब जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन यौगीकरण के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना राइजोबियम वगैरह, वो मिट्टी में उनका वो बढ़ जाएंगे, कि वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रकृति में जब नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना राइजोबियम जैसे हो गया, ये सक्रिय होते हैं जब जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। और यदि हम बाहर से अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक डालेंगे जैसे यूरिया वगैरह, तो ये सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, इनको काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो ये बढ़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि हम बाहर से ही नाइट्रोजन डाल देंगे, जब नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन हो जाएगी तो उनकी आवश्यकता ही नहीं है काम करने की। तो पहला विकल्प हमारा गलत हुआ। और अगर हम पहला विकल्प गलत करें तो देखिए हमारा ए और डी दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, बी हमारा अपने आप सही हो गया। कह रहा है कि मिट्टी में अम्लता की बढ़ोतरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि भूमि जल स्तर में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है, ये भी सही है, क्योंकि आप खुद सोचिए जब अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन का छिड़काव होगा खेत में, तो क्या होगा, नाइट्रोजन जितना पौधों का आवश्यकता है वो तो ले लेंगे, तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन क्या होगा, जब बारिश होगी तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन बहेगी और वो पानी के साथ क्या होगा, जमीन के अंदर चली जाएगी, निक्षालित हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा भूमि स्तर क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। और उससे फिर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन युक्त पानी पीने से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है, तो आंसर हमारा सी हो गया, पहला हमारा गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स आईयूसीएन तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकट वन्य स्पीसीज की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। मतलब कह रहा है कि आईसीयूएन और साइट्स के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरा कह रहा है आईयूसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तीसरा कह रहा है साइट्स उन राज्यों पर वेद रूप से आबद्धकार है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन केंद्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए,
यूपीएससी क्या करता है, अक्सर संस्थाओं के संबंध में हमको गलत सूचना देता है, ठीक है? कि कह देगा इसका गठन इसने किया है, इसका गठन इसने किया है और वो कई बार क्या होता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे पहले विकल्प देख लीजिए, कह रहा है कि आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का अंग है, ठीक है? तो एकदम ये गलत है, आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, बल्कि यह एक एनजीओ के रूप में कार्य करता है, ठीक है? तो पहला हमारा विकल्प गलत हो गया और जैसे ही हम पहला विकल्प गलत करेंगे, तो देखिए हमारा आंसर अपने आप आ गया बी, ठीक है? हमको सोचना ही नहीं है दूसरा और तीसरा सही है कि नहीं है, क्योंकि अपने आप ही आंसर आ गया, क्योंकि एक हमको पता है गलत है, ठीक है? तो पहला दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? आईयूसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व में हजारों क्षेत्र परियोजनाएँ चलाता है, बिल्कुल चलाता है, आईयूसीएन का कार्य ही ये है पर्यावरण के लिए के तो योजनाएँ चलाता ही चलाता है। दूसरा कह रहा है कि साइट्स उन राज्यों में वैध रूप से आबद्ध कार है जो उसमें शामिल हैं, बिल्कुल साइट्स उन राज्यों जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो उसमें शामिल हैं, उन पे लागू कर उन पे उनके लिए मतलब वो है बद्ध कार्य, वैध रूप से आबद्ध कार्य है। लेकिन कह रहा है यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। हाँ, बिल्कुल ये कहता है कि भाई आप अब काम करिए लेकिन अपनी विधियों के अनुसार, ठीक है? तो ये भी हमारा सही है। तो 2 और 3 सही हो गए। आंसर हमारा बी हो गया। अब इसको देखिए, कह रहा है ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्र प्राप्त फ्लाई ऐश यानी जो कोयला जलने का जो राख बची है उसकी बात कर रहा है। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला कह रहा है फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट में किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है हमारा कि फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक नहीं होता है। तो आप देखिए तीसरा विकल्प देखिए, पहले कह रहा है कि फ्लाई ऐश केवल, अब जब केवल शब्द बोल देना तो थोड़ा रुक के हमको सोचना है। कह रहा है केवल सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक नहीं होता। अब आप सोचिए कि जब कोयला जलेगा उसमें से इतनी राख निकलेगी, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं और क्या नहीं है, ठीक है? ये अपने आप में वो कठिन है कि सिर्फ़ 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं और उसमें कोई टॉक्सिक है ही नहीं। हम पढ़ते भी हैं उसमें पारा है, लेड है, इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं जो टॉक्सिक हैं। तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। जब केवल आए ना तो रुक के हमको सोचना है। और देखिए तीसरा गलत हुआ तो हमारा सी और हमारा डी गलत हो गया। अब एक और बी, ए और बी 2 बचे हैं। दूसरा कह रहा है कि फ्लाई ऐश, देखिए दूसरा अपने आप सही भी हो गया। दूसरा कह रहा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट के अंश के स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे आंसर भी इसमें आ गया है। और पहला कह रहा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण में ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सरकार के गाइडलाइन भी हैं कि इस जो जो फ्लाई ऐश मिलता है इसका प्रयोग क्या करना चाहिए, जो मिट्टी जो ईंटों का निर्माण में करना चाहिए, उन गड्ढों को, उन खाइयों को भरने में प्रयोग करना चाहिए, उन कोयला जहाँ से निकाल लिया गया है, जो खाली पड़ी हुई हैं जगहें हैं, उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा 1 और 2 सही है, आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाला स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला कह रहा है यह एक शाकाहारी जानवर है। दूसरा कह रहा है यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ-साथ पाया जाता है। और तीसरा कह रहा है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो देखिए, अगर हम दूसरा विकल्प जाएँ, कह रहा है पूरे समुद्र तट पर पाया जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि पूरे समुद्र तट पर पाया जाना, एक मतलब अगर कन्फर्म हो, पता हो तो ठीक है, नहीं तो ये एकदम से नहीं है, क्योंकि पूरे समुद्र तट पर नहीं पाया जाता है। ये कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, अंडमान जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, बल्कि पूरे समुद्र तट पर नहीं पाया जाता। जब ऐसी कोई बात बोले ना थोड़ी एक्सट्रीम सी कि पूरे समुद्र तट पे पाया जाता है, सिर्फ़ यहीं पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, तो 1 मिनट हमको रुक के सोचना है। और दूसरा हमारा गलत है, तो दूसरा गलत हुआ तो ए और बी 2 कैंसल आउट हो गए। अब सी या डी में से सही, और डी हमारा अपने आप सही हो गया क्योंकि 3 हमारा अपने आप सही हो गया क्योंकि दोनों जगह है। पहला कह रहा है यह एक शाकाहारी समुद्री जीव है, तो बिल्कुल इसको हम समुद्री गाय भी कहते हैं और ये शाकाहारी होता है, ठीक है? तो आंसर हमारा सी हो गया है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि गंगा डॉल्फिन को हम लोग जलीय प्राणी कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसको सूसू भी बोलते हैं और शायद डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे। अगला कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापानी वन और पर्णपाती वन
मतलब पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दूसरा कह रहा है दक्षिण पश्चिम बंगाल, तीसरा कह रहा है दक्षिणी सौराष्ट्र और चौथा कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप सोचिए, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश बोल रहा है तो यहाँ सारे तरीके के वन नहीं पाए जाते, और खासतौर पर सदाबहार वन तो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, यहाँ भी सदाबहार वनों का अभाव है। दक्षिणी सौराष्ट्र में आप देखिए वहाँ तो शुष्क वन पाए जाएंगे, तो वो भी नहीं। अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है जहाँ मैंग्रोव भी पाए जाते हैं, जहाँ सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, तीनों तरीकों के वन पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर हमारा डी हुआ, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में सदापर्णी वन नहीं बल्कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और दक्षिणी सौराष्ट्र तो मुझे लग रहा है शुष्क जगह है, बारिश कम होती है, तो वहाँ भी होंगे तो पर्णपाती वन होंगे, ना कि सदापर्णी। सदापर्णी वन नहीं पाए जाते होंगे इन तीनों जगह पे, सिर्फ इसी में, अंडमान निकोबार में ही, और मैनग्रोव भी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन के अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप के प्रयोग से बाह्य करने के मुद्दे पर आबद्ध है? फेजिंग आउट करना मतलब, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ओजोन संरक्षण की बात होती है, 16 सितंबर को शायद ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, और ये जो है ना, ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसमें कहा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, हैलोन्स हो गए, ये जो तत्व होते हैं जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, इनको धीरे धीरे समाप्त करना और कम करना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? बी हुआ। अगला है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? यह एक धानी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय या मंत्रिवर्गीय बैठक है। तीसरा कह रहा है यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का एक सम्मेलन है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और चौथा कह रहा है यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देश हैं, ठीक है। तो आप पहला देखिए ना, संधारणी विकास डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। तो हमारा आंसर यही है, क्योंकि यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक लघु नाम है, और यह जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। और इसको रियो 20 इसलिए कहते हैं क्योंकि 1992 में पहली बार क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इसके 20 वर्ष बाद यानी 2012 में क्या हुआ था? 2012 में क्या हुआ था? रियो 20 हुआ था, यानी 20 साल बाद। तो रियो को 20 करते, क्योंकि 1992 में क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था रियो में ही, और उसके जस्ट 20 साल बाद क्या हुआ? रियो 20 हुआ, ठीक है। तो इसको रियो 20 हुआ जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ। तो आंसर क्या हुआ? यही है। इसमें क्या हुआ? यह धानी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर निर्णय लिए गए थे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना है, और ये हुआ था 20 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन के, इसलिए इसको रियो 20 कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कह रहा है यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा कह रहा है यह यूएनईपी ओपीईडी एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो जब हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत सारे संगठन दिए गए हों तो यूपीएससी अक्सर गड़बड़ करता है, ठीक है। कि कह रहा है कि यूएनईपी ओईसीडी एशियाई विकास बैंक विश्व बैंक के उसमें ये गठित किया गया है क्या ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसे हम जीसीएफ कहते हैं, तो एकदम गलत है। इस बहुत सारी संस्थाएं नहीं हैं, ये यूएनएफसीसीसी के द्वारा वित्त पोषित तंत्र स्थापित किया गया था, ना कि इतने संगठन इसमें शामिल थे। तो दूसरा गलत हुआ, तो हमारा सी और बी दो गलत हो गए। पहला देखते हैं, कह रहा है यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। ये एकदम सही बात है, इसमें कुछ ऐसा कठिन, कुछ ऐसा बोला भी नहीं गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? यही है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों की सहायता देना, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था, ठीक है। तो 2010 में ये फंड बना, और जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से कैसे हमको लड़ना है उसके लिए फंड दिया जाता है। तो आंसर हमारा सिर्फ ये है, एक सही है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, ठीक है। तो कह रहा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण से आर्कटिक
तक की परिवर्तित होती है। तो नामदफा नेशनल पार्क है और ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी एक विशेषता और है, यहाँ टाइगर भी पाया जाता है, स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है, क्लाउड लेपर्ड भी पाया जाता है। तीनों तरीके की जो मतलब मेन वन्य जंगली बिल्लियाँ बोली जाती हैं, वो पाई जाती हैं। तो आंसर हमारा इसका क्या है? नामदफा नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें कंचनजंगा नेशनल पार्क की, तो ये सिक्किम में है। अगर हम बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क की, तो ये उत्तराखंड में है और नेवरा वैली नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित है? हमारे कलिंगपो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आंसर क्या है हमारा? डी, नामदफा नेशनल पार्क। अगला है कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, तो ये विश्व बैंक के अंतर्गत है और विश्व बैंक द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल के रूप में इसका 2004 में इसको स्थापित किया गया था और ये मुख्य रूप से जो रीड प्लस आज को वित्त पोषित करता है। रीड प्लस के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। रीड प्लस जो वनों के संरक्षण के बारे में बात करता है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? हमारा आंसर विश्व बैंक डी है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है प्रश्न कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुल में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं और एक अनोखा जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि पेड़ की जड़ों को बांध देते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे से जड़ें जुड़ती जाती हैं अच्छी तरीके से और पुल बन जाते हैं। तो आदमी नदी की धाराओं को पार करने के लिए उन पुलों का प्रयोग करता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं इस तरीके के? मेघालय में पाए जाते हैं। जीवित, इनको हम बोलते हैं जीवित जड़ पुल। तो ये मेघालय में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपरोक्त में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन होते हैं, पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि देखिए हम लोग जो उष्णकटिबंधीय सदापानी वन होते हैं वो ऐसी जगह पाया जाता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो, 25 से 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो और ये मुख्यतः 3 जगह पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्वी भारत जिसे बोलेंगे, और अंडमान निकोबार हो गया। तो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया और मिजोरम हो गया, 1 और 3 हो गया। तो आंसर हमारा सी हो गया, 1 और 3। हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश में शीतोष्ण अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ना कि उष्णकटिबंधीय सदापानी वन। तो हम अगर 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर यही है कि 1 और 3 हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला कह रहा है यह सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज और देसी जन यानी इंडिजीनियस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा कह रहा है यह धारणीय सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरणीय अनुकूली, इको फ्रेंडली, जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट एडेप्टेशन, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में विश्वविद्यालय विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिकों और संस्थाओं को वित्त पोषित करती है। और तीसरा कह रहा है यह देश का उनके वनोन्मूलन, वन निम्नीकरण, उत्सर्जन कम करने प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, रीड प्लस की बात कर रहा है। तो देखिए जो ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक सेकंड, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी यानी FCPF, ये 2007 में वर्ल्ड बैंक द्वारा तथा द नेचर कंजेशन द्वारा इसको गठन किया गया था। और ये क्या करता है ना, ये फंड वगैरह देता है, लेकिन ये इंडिविजुअलों को नहीं देता है, ना वैज्ञानिक देश दिया है और विश्वविद्यालय डायरेक्ट इनको नहीं देता है। अगर हम 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हम 2 ऑप्शन काट कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, बी और डी। पहला हमारा सही हो गया, तीसरा भी सही है क्योंकि ये उसका उद्देश्य ही है वनोन्मूलन वगैरह जो रीड प्लस है उनको वित्त पोषित करना। तो 1 और 3 हमारा सही है, आंसर हमारा सी हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। तो पहला कह रहा है यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। और दूसरा कह रहा है यह जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है। तीसरा कह रहा है यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को
तो अगर हम देखें तो पहला विकल्प हमारा, दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन ने की, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। तो एकदम गलत बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द की संकल्पना किसने की थी? नॉर्मन मेयर्स ने की थी 1935 में, 88 में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा विकल्प हमारा गलत है, और दूसरा गलत होगा तो 2 और 3 कैंसल आउट हो गए, और पहला हमारा सही हो गया कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, और दूसरा भी यह कह रहा है, तीसरा कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो ये भी सही है। 1 और 3 हमारा सही है, नहीं सी हमारा एकदम सही है। चलिए, अगला कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रारूप में सागौन या टीक के प्रभावी वृक्ष स्पीशीज हैं? तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, चौथा कह रहा है घास युक्त शीतोष्ण वन। तो हम जानते हैं सागौन, सागौन के बारे में अगर हम देखें, सागौन कैसा पौधा है? एक उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों में पाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। ना तो ये वर्षा वनों में है, ना तो कटीली झाड़ियों में, ना ही घास युक्त क्षेत्रों में है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए कहते हैं 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर और 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ये हमारा सही है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परतंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इकोसिस्टम जो सर्वप्रथम जो शब्द था, ये एसी टेंसले ने प्रयोग किया था 1935 में, और इकोसिस्टम का मतलब होता है जीवों यानी आर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। यानी सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चलिए, तो आज की क्लास खत्म हुई, और आज हमने 2000 मतलब 2024 से 2015 तक के एनवायरनमेंट के सारे विषय 10 साल के खत्म कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे ज्योग्राफी, तो बने रहिए। कोई सलाह, कुछ मशवरा वो कुछ हो तो बताइएगा हमको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।